कहा जाता है कि जब हम ग्रह देखते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, तो इनसे ही हमें ये पता लग जाता है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष एक खुला दर्पण होता है जो हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में बात करता है। मैंने बोला था 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में भारत में जगह जगह विस्फोट होगा, बहुत तेजी से होगा, आग होगा, बहुत सारे लोगों का निधन होगा आग के कारण। और साथ में फिर तुरंत गाजियाबाद में इतना बड़ा घटना घटा, दिल्ली में भी हमने जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए, 500 से ज्यादा घर जल गए। जी। अजीत पवार जी की मृत्यु बुला रही थी कि वो कार से जाने वाले थे, अंतिम समय पे वो प्लेन में बैठने का डिसीजन लेते हैं और वही प्लेन क्रैश हो जाता है। और जो लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को मजाक समझते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? जो लोग ज्योतिष विद्या को मजाक समझते हैं, ज्योतिष विद्या वो विद्या है जो आपका जीवन बचा सकता है। अभी आपने ट्रम्प की बात कर दी थी, क्या लगता है आने वाले समय में ट्रम्प और किन किन देशों के लिए खतरा बन सकता है? ट्रम्प पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और महाभारत के समय भी इसी प्रकार का ग्रहण लगा था कि दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। 18 अप्रैल से 16 मई पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। तुम्हारी लंका लगने वाली है। पहुंच रहे हैं हनुमान जी लंका जलाने के लिए, पूंछ में आग लगा के। 11 मई के बाद जला देंगे पाकिस्तान। चलिए, यहाँ भी कैमरे में देख के बोला जा रहा है। हाँ, कैमरे में देख के बता रहा हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अचानक से अपनी कुर्सी त्याग देंगे कि दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, वो भी अपना पूरा कार्यकाल, बीजेपी का गवर्नमेंट यूपी में दोबारा बन जाएगा, योगी जी दोबारा सीएम बन जाएंगे। सब कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी आएंगे बंगाल में दोबारा। 16 जून से 14 जुलाई 2026 में हम किसी अच्छे पॉलिटिशियन को। मेष राशि, इनके लिए आने वाला समय 2026 का कैसा रहेगा? सिंह राशि, इनके लिए बचा हुआ समय 2026 का कैसा रहेगा? सिंह राशि वाले जातक, तो सबसे पहली रेमेडीज मेरी है महाकाल से जुड़ी हुई। जय महाकाल। हर सोमवार को क्या किया जाए जिससे जीवन के अंदर महाकाल की कृपा बनी रहे और जो हम चाहते हैं वो भी मिलना शुरू हो जाए? अनार का रस लाइए, निकाल करके, और शंकर जी के शिवलिंग पर उसको चढ़ाना शुरू करिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें बात होने वाली है बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को लेकर, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं डंके की चोट पर ही भविष्यवाणियां करते हैं। जिस तारीख की भविष्यवाणियां इन्होंने करती वो सही साबित होती हैं। न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाता है कि इस तारीख को ये होने वाला है। चाहे भी लखनऊ में आपने देखा आगजनी हुई थी, या इससे पहले जब अजीत पवार का निधन हुआ था प्लेन क्रैश में, उसकी भी आचार्य जी ने डेट बता दी थी कि इस डेट पर यह घटना घटित होने वाली है। सोचिए कि जब कोई बड़ी मीटिंग होती है ना अर्थव्यवस्था को लेकर, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देशों के बैठ के जो डिसीजन लेते हैं वो उनकी एक रील काम कर देती है। ये एक रील डालते हैं, मार्केट पूरी तरह से, शेयर मार्केट भी हिल जाता है। अगर आपने देखा होगा कि जब गोल्ड की बात आई थी कि गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा हाइक होंगे, तो इनकी एक रील वायरल हुई थी कि आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए क्योंकि सोना आसमान छूने वाला, और वो हुआ था। एक रील आपने और देखी होगी जिसमें यह भी कहा गया था कि चांदी में अभी पैसा मत लगाइए क्योंकि चांदी गिरने वाला है, वो भी सटीक साबित हुई। आज भी बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होने वाली हैं। लिख लीजिएगा वो तारीख है, क्योंकि ये तारीख आपकी जिंदगी में आपको वो कुछ देने वाली है जो अभी तक आपको नहीं मिला होगा। क्योंकि पॉडकास्ट हिस्ट्री में ये अभी तक का पहला एक और ऐसा पॉडकास्ट निकलने वाला है जिसमें वो चीजें रिवील होंगी जो अभी तक नहीं हुई। क्योंकि हमारे साथ हैं द डिक्टेटर सुमित आचार्य जी महाराज। स्वागत है आपका सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। मतलब जब आप आते हैं ना तो लाइन लग जाती है सवालों की आपके लिए। सबसे पहले तो लोगों के ही रहते हैं कि जो भविष्यवाणियां करी गई थी, जो पहले भी चीजें हुई थी, वो सटीक साबित होती हैं जी। आज भी बहुत कुछ आपसे जानना है, क्योंकि एकदम ना कैजुअल बैठे हैं हम दोनों। मतलब पहले तो देख के लग रहा है कि एकदम रिलैक्स मूड में सारी चीज़ आज करनी है। देखिए, रिलैक्स ही रहा जाता है क्योंकि जब बातें हम लोग करने वाले हैं आगामी घटनाओं को लेकर के, और इसके बारे में लोगों को हमें सचेत करना है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर मैं बिलीव नहीं करता। बिल्कुल नेचुरल तरीके से बात करेंगे, और जो जेन्यून बातें हैं, जो ज्योतिषीय गणनाएं बता रही हैं कि सच में ऐसा होने वाला है, उन बातों को आज जनता के समक्ष रख देते हैं। जनता को कहूँगा पेन पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन करिएगा। जो डेट बताऊँगा उस डेट को वो घटना घटता है, और उस डेट को आपको वो एक्शन लेना है या नहीं लेना है, उस हिसाब से, इस पॉडकास्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके परिवार वाले किसी खास जगह जाना चाह रहे हो, कोई यात्रा पे जाना चाह रहे हो, उस यात्रा पे जाएं या ना जाएं, आपको प्लेन कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, शेयर में पैसा कब डालना है, कब निकालना है। मैं भविष्यवाणियों का प्रयोग और ज्योतिष विद्या का प्रयोग इस प्रकार से करना चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से
कि लोगों को लाभ हो और हाँ। अगर किसी का जान जाने का भी योग हो तो उसका जान बच जाए। अच्छा। इस प्रकार का ये पॉडकास्ट को हम लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणी जो हमने पहले पॉडकास्ट किया था उसमें भी आपने की थी, और वो सारी भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई थी। आप देखिए ना, अभी मैं यही सोच रहा था, मुझे बहुत दुख हम्म। हुआ इस बात को देख करके कि पूर्वी भारत और भारत में जगह जगह मैंने एकाएक विस्फोट और आग देखा था। हकीकत। मैंने बोला था 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में भारत में जगह जगह विस्फोट होगा, बहुत हाँ। तेजी से होगा, आग होगा, बहुत सारे लोगों का निधन होगा आग के कारण। अग्नि में जल करके 1500 लोग मुझे मरते हुए दिखाई दिए थे 2026 में। 2025 से ये बात मैं आपके साथ भी कर रहा था। जी। अभी क्या हुआ कि मैं बड़ा खुश था कि यार चलो 15 अप्रैल निकल गया, हम्म। अब 18 अप्रैल होने में मात्र 3 दिन बचे हुए थे। जी। 18 अप्रैल निकल जाएगा, देश में कहीं कोई बड़ा आगजनी का घटना नहीं घटा। मुझे बड़ा अंदर से खुशी मिल रहा था, मैं बहुत बिल्कुल। सेटिस्फाइड था। जब मैंने ये देखा तो मेरे रोंगटे कांप गए। 15 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में 40 से ज़्यादा लोग मारे गए आग में जल करके। तुरंत अभी ये घटना घट गई लखनऊ में। जी। लखनऊ में 1000 से ज़्यादा लोगों का घर तबाह हो गया, बिल्कुल। जल गए लोगों के घर, कई सारे लोग उसमें मारे गए हैं। और साथ में फिर तुरंत गाजियाबाद में इतना बड़ा घटना घटा दिल्ली में भी हमने जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए, 500 से ज़्यादा घर जल गए। जी। और तुरंत अभी आप देखोगे कि अंतिम दिन 17 तारीख को, 18 आने से पहले 17 तारीख को मैंने ये देखा कि महाराष्ट्र में भी, मुंबई में ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। हाँ। और उस ब्लास्ट में भी बहुत भारी मात्रा में लोगों का क्षति हो जाता है। तो ये 3 दिन के अंदर जो मेरी खुशी थी कि ये भविष्यवाणी चलिए ये जाया चली गई, भगवान ने लोगों को बचा दिया, बचा लिया। और वो खुशी भी मेरी तुरंत झड़ गई। मैंने ये देखा यार इतना बड़ा घटना कि 3 दिन के अंदर पूरा देश जल रहा था। हाँ। पूरे देश में हर जगह लोगों के घर जल गए, 2500 से ज़्यादा घर जल गए 3 दिन के अंदर। बहुत बड़ी आगजनी की घटना ये घटी, और वही 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में। मैं खुश नहीं हूँ। जी। भविष्य देखना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि जब घटना घटती है तो उस समय आप एक बार पीड़ा सहते हो, लेकिन घटना घटने से पहले जब आप अनुमान लगा लेते हो, जब आपको वो बात पता लग जाती है कि ये घटना इतने तारीख को घट सकती है। मैं बता बता के लोगों को थक जाता हूँ कि इतने तारीख को आप सतर्क रहना, इतने तारीख को यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, और फिर जब घटना सामने घटती है दिल दहल जाता है बिल्कुल। अजीत पवार जी का जब प्लेन गिरा था जी। 28 जनवरी से 27 फरवरी कह रहा था प्लेन टिकट मत कराओ। अजीत पवार जी की मृत्यु बुला रही थी कि वो कार से जाने वाले थे, अंतिम समय पे वो प्लेन में बैठने का डिसीजन लेते हैं और वही प्लेन क्रैश हो जाता है। बिल्कुल। इतिहास में सबसे ज़्यादा विमान हादसा उसी ड्यूरेशन में हुआ है, 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में इतिहास में सबसे ज़्यादा विमान हादसा घटित हुआ है। और आने वाले समय में भी 2 ऐसे महीने और हैं 2026 में जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें बार बार विमान हादसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपने जो भविष्यवाणी अभी तक की है ना आचार्य जी, ग्रह नक्षत्र जी कहा जाता है कि जब हम ग्रह देखते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, तो इनसे ही हमें ये पता लग जाता है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष एक खुला दर्पण होता है जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बात करता है। जी। अब जो भविष्य देखते हैं, कैसे पॉसिबल होता है कि जो भी भविष्यवाणी आप करते हैं वो सटीक होती चली जाती है? देखिए, मूल रूप से गणना है और साथ में कृपा है। गणना जिस पद्धति को लेकर के मैं करता हूँ, एक खास शंकर जी का मंदिर है बिहार में हमारे, शिवदिनेश्वर महादेव, सुमिताचार्य गुरुकुल के ठीक सामने। अच्छा। औरंगाबाद जिला मदनपुर क्षेत्र में ये मंदिर शंकर जी का। उस मंदिर में मैं साल में भले एक बार पहुंचूं, लेकिन पहुंच करके वहां पर और गणनाओं का एक लिस्ट तैयार करता हूँ डेट के साथ। अच्छा। और वो सारी गणनाएं फिर मैं आकर के दुनिया को सूचित करता रहता हूँ, सभी न्यूज़पेपरों में छपवाता हूँ, सभी चैनलों में बोलता हूँ कि देखो ये घटने वाला है, सतर्क रहना। फिर लोग वहाँ पर अनाप शनाप का बातें करने लग जाते हैं कि तू तो भगवान हो गया, अपने आप को क्या समझता है। और फिर वही घटना जब घट जाती है तो बुरा लगता है। पता है क्या हुआ, मेरे से बार बार ये सवाल किया जाता था कि जब बड़ी कोई आपदा आती है, बड़ा कोई संकट आता है, तो सारे ज्योतिषी कौन से बिल में घुस जाते हैं, कोई बताता क्यों नहीं है। आज मैं वही बताने के लिए खड़ा हूँ आपके सामने कि ये घटना बहुत बड़ी घटना घटेगी और उस घटना से आपको सतर्क रहना है। इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में घटेगी, इस क्षेत्र में घटेगा, वहाँ पे आपको सतर्क रहना है। तो आपको कभी ये घबराहट अंदर से नहीं होती कि जो भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन आपने कर दी, ये गलत भी साबित हो सकती हैं? ग्रह नक्षत्र
कुछ और भी कह सकते हैं? देखिए, भविष्यवाणियाँ जो हैं गलत साबित हो सकती हैं का डर मुझे नहीं लगता, और ना मैं इस बारे में थोड़ा भी सोचता हूँ। क्योंकि लोग कह रहे हैं, जैसा भी आपने कहा, मैंने बहुत कमेंट देखे कि आपने भगवान मान लिया क्या खुद को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? परमात्मा परमात्मा है, और वो इतने शक्तिशाली हैं, उनके शक्ति के समान मैं बिल्कुल भी कहीं भी स्टैंड नहीं करता हुआ अपने आप को देखता हूँ। लेकिन परमात्मा का भक्त हूँ, परमात्मा हो सकता है मेरे द्वारा आपको संकेत दिलवाते हैं। जी। आज ये पॉडकास्ट अगर आप तक पहुंच पा रहा है तो आप वही समझिएगा कि शंकर जी की इच्छा से ही ये पॉडकास्ट आप आज मेरे साथ कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर आप मुझे नेट पर देख पा रहे हैं तो शंकर जी की विशेष कृपा है कि आपको सूचित कर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में ये घटनाएं घट सकती हैं, सतर्क रहना है। और जो लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को मजाक समझते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं ज्योतिष विद्या मजाक है, और यही मजाक की विद्या ने 29 जनवरी को कोलंबिया के अंदर विमान हादसा हुआ था। मेरे फॉलोअर्स का एक पूरा परिवार उस विमान पर यात्रा करने वाला था, लेकिन मेरे वीडियोस के कारण, मेरी भविष्यवाणियों के कारण उन लोगों ने अपना प्लेन टिकट अंतिम मोमेंट पे कैंसिल करवा दिया। आज सब परिवार, सब जीवित हैं, हंसते खेलते हैं। तो अगर ये मजाक है तो फिर ये कैसे हुआ लोगों का जान बच गया? अगर ये मजाक है तो ये कैसे हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भी ज्योतिष का लोहा माना? मैंने क्या कहा था? 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच में विमान टिकटें कैंसिल करो। बार बार विमान का हादसा हो रहा था। उसी डेट तक, जब तक मैंने मना किया था, तब तक के लिए बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज ने अपने विमानों को ककून करके रख दिया। 4,500 से 5,000 विमानें ककून होकर रखी हुई थी। हाँ, आपकी भविष्यवाणी के बाद ये हमने देखा था, आपने मतलब हिला के रखा हुआ था चीज़ों को। और शेयर गिर गए थे एयरलाइन कंपनीज के। मेरा उद्देश्य किसी का शेयर गिराना नहीं था, मेरा उद्देश्य था जान बचाना। बिल्कुल। और आप देखिए कि जो कॉमर्शियल एयरलाइन कंपनीज हैं, भले शेयर गिरा हो उनका, लेकिन उसी पीरियड में बार बार न्यूज़ आता था कि फलाना नेता का हेलीकॉप्टर फलाने जगह लड़खड़ा गया, फलाना नेता का निधन होते होते बच गया, फलाना जगह पर इतना बड़ा अग्नि से संबंधित इशू हो गया, फ्लाइट से रिलेटेड इशू हो गया। वो सारी चीज़ें उसी पीरियड में हो रही थी। इतिहास में सबसे ज़्यादा विमान रिलेटेड दिक्कत अगर हुआ हो तो इसी क्षण, इसी समय हुआ था, इसी पीरियड में हुआ था, 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच में। अच्छा जी, एक सवाल और। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो ये प्रिडिक्शन करते हैं, ये प्रिडिक्शन बकवास होती है, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं होती है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मूर्ख हैं वो लोग। इन मूर्खों का क्या कहना? बंदर के हाथ में नारियल जैसा बात करते हैं। बंदर को नहीं पता ना, नारियल को फोड़ करके खाना पड़ता है। हाँ। जितना बुद्धि का आवश्यकता एस्ट्रोलॉजी में होता है, उतना बुद्धि डे टू डे लाइफ में नहीं चाहिए होता है। आप दूर बैठे प्लेनेट के इफेक्ट को रीड कर रहे हो कि इंसानी जीवन पर और इस पृथ्वी पर क्या इफेक्ट उसका पड़ने वाला है, और उसके आधार पे आप भविष्य जान जाते हो। हाँ। ज्योतिष वो विज्ञान है जिसके माध्यम से आपको भविष्य का पता लग जाता है, अतीत का पता लग जाता है। आए कोई वैसा बकवास बोलने वाला एस्ट्रोलॉजी को जो कहता है एस्ट्रोलॉजी बकवास है, आओ मेरे पास कुंडली लेकर के, मैं बताऊंगा तुम्हारा क्या फ्यूचर और क्या तुम्हारा अतीत रहा है। तुम्हारा पूरा अतीत खोल दूंगा सामने। ये होता है ज्योतिष। और ज्योतिष अगर बकवास होता है ना दोस्त, तो जनवरी के महीने में 28 जनवरी को जो अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, ऐवी नहीं मैं न्यूज़पेपर में छपवा के कहता था कि 28 जनवरी से 27 फरवरी अपने अपने प्लेन टिकट कैंसिल करा दो। इतिहास में इतना विमान हादसा कभी नहीं हुआ जितना इस पीरियड में हुआ था। 28 जनवरी को पहला विमान हादसा अजीत पवार जी का, 29 जनवरी को कोलंबिया में विमान हादसा, 30 जनवरी को विमान का पहिया खुल जाता है, 31 जनवरी को विमान का इमरजेंसी लैंडिंग करवाया जाता है। ये सब चीज़ें सोचो, भारत में भी हो रहा है और विदेशों में भी हो रहा है। हर कोई विमान के इस अस्थिरता से परेशान हो गया था कि खास विदेशी कंपनियों ने भी अपने 5-5 हजार विमानों को ककून करवा के उसी पीरियड के लिए 28 फरवरी तक के लिए रखवा दिया था। विमानें उड़नी बंद हो गई थी, बहुत सारी विमानें बंद हो गई थी। तो ये होता है ज्योतिष। ज्योतिष और क्या होता है देखना। मैं जून 2025 से ये बात कह रहा था कि नीतीश कुमार जी 2026 के मिडिल में ही अचानक से छोड़ देंगे अपनी कुर्सी। बिहार के चीफ मिनिस्टर जो 20 साल से कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, वो कुर्सी छोड़ देंगे, और वो छोड़ते हैं कुर्सी। ठीक से 6 महीना भी कुर्सी पे नहीं बैठते और कुर्सी छोड़ देते हैं। सम्राट चौधरी जी सीएम बनते हैं। भविष्यवाणी जून 2025 में कर दी थी मैंने। एक और प्रिडिक्शन फिर मैं सामने बता देता हूं अतीत से अपने। सन 2025 की बात है। जनवरी में मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि शनि का जो ट्रांजिशन है, शनि की दिशा पश्चिम होती है, पूरब से पश्चिम की तरफ शनि मूव करते हैं।
मैंने बोला था 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिशन हो रहा था। उस दिन मैंने कहा था भारत से पूर्वी जो प्रांत हैं वहां पर बहुत जबरदस्त भूकंप आएगा जिस दिन इस शनि का ट्रांजिशन होगा। 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिशन होता है और उस दिन म्यांमार में बहुत भयंकर भूकंप आता है। शनि जब भारत में प्रवेश करते हैं तो शनि के भारत में प्रवेश करते ही भारत में पाकिस्तान के द्वारा हमला कर दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का सारा मामला शुरू हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध करवा देता है। आज यही शनि अमेरिका पहुंच चुका है, इसीलिए वहाँ का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप वो पागल हो चुका है। शनि में वो पावर होता है। तो जो लोग ज्योतिष विद्या को बकवास मानते हैं, मैं बता दूं कि ये पूरा शास्त्र है, इसकी पूरी पद्धति है, इसमें बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। अरे गहरे लोग ज्योतिष नहीं सीख सकते, अरे गहरे लोग ज्योतिष नहीं कर सकते। इस पे लेकिन ये भी तो आरोप रहता है कि ये नया लड़का आपके लिए कहा जाता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने ऐसे देखे जो ये भी कहते हैं कि ये नया लड़का क्या ज्योतिषी करेगा, ये कैसे प्रिडिक्शन सही कर देगा। आप पे ये भी तो हमला होता है। देखो ये वाला जो हमला आप बता रहे हो ये बेबुनियाद बात है, क्योंकि मेरी भविष्यवाणियों का मैं हर साल 48 से 50 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकालता हूँ। हाँ। ये मेरा पुराना रिकॉर्ड रहा है और उन 48-50 भविष्यवाणियों में डेट लिखा रहता है। इस डेट से इस डेट के बीच में ये घटना घटेगा। हाँ। और आज तक वो डेट में वही घटना घटा है। तो जो ये बोलते हैं कि नया लड़का कहाँ से भविष्यवाणी कर सकता है, नया लड़का को ज्योतिष की कितनी समझ होगी, तो मैं बता दूं कि ये जो ज्योतिष का ज्ञान होता है ये प्रारब्ध का ज्ञान होता है। तीसरा जन्म है मेरा ये पृथ्वी पर। अच्छा। और पिछले जन्म में जो मैंने साधना करी थी, जो सिद्धियां मैंने प्राप्त करी थी, इस जन्म में कंटिन्यूड है। तो ये मत सोचना कि मैं अभी पहला जनरेशन का एस्ट्रोलॉजर हूँ। कई जनरेशन से। और हम लोगों का कैसा है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सीखना पड़ता। आपको हो सकता है ज्योतिष की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालयों में 15-20 साल आपको खपाने पड़ जाए। जी। हम लोग पालने से उतरते ही ज्योतिष सीखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिताजी, दादाजी और खानदान में पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष का ही काम चलता है। तो मछली के बच्चे को जैसे तैरना नहीं सीखना पड़ता, जन्मजात तैरना आता है, उसी प्रकार ग्रहों के साथ खेलना और ग्रहों के चालों को समझना हमें जन्मजात आता है। इससे आपके प्रेडिक्शन सही साबित हो जाती हैं। अभी आपने ट्रम्प की बात कर दी थी, क्या लगता है आने वाले समय में ट्रम्प और किन किन देशों के लिए खतरा बन सकता है? ट्रम्प पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ट्रम्प पागल हो चुका है। ईरान में ट्रम्प ने हमला कर दिया। वो भी सेंट्रल प्लेस पे हमला कर दिया और वैसी जगह हमला कर दिया जहां पर वहां के सुप्रीम लीडर्स बैठे हुए थे। उसके कारण सुप्रीम लीडर्स जब मारे गए वहां पे, तो सेना ने कमांड ले रखा था सुप्रीम लीडर से कि जब हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हमें केवल हमला करना है, यानी मारो का उन्होंने कमांड ले रखा है। जी। जो सुप्रीम लीडर, जो ब्रेन वाला सेक्शन है उनका ईरान का, उसको तो अमेरिका ने पहले मार दिया। अब ब्रेन नहीं है, अब केवल मारो का कमांड के साथ वो पूरा देश का सेना है। तो अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि मारो का तो कमांड मिल रहा है लेकिन रुको का कमांड देने वाला नहीं है उनको। तो वो मारते जाएंगे और जब तक निस्तनाबूत नहीं करेंगे तब तक मारते जाएंगे। तो इतना बड़ा मूर्ख है ट्रम्प कि अपने साथ साथ पूरी दुनिया को ले डूबने का पूरा तैयारी कर चुका है। जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो उस समय टोक्यो के ऊपर भी बम गिराया जा सकता था, लेकिन जो टॉप लेवल वार्ता करने वाले लोग होते हैं उनको बचाया गया और जापान के 2 शहरों के ऊपर हमला किया गया, टोक्यो पे नहीं किया गया। इसी प्रकार से ईरान में भी अगर हमला किया जाना था तो कहीं और हमला करता, सेंट्रल बॉडी के ऊपर, उसके सीपीयू के ऊपर हमला नहीं करना था। जब सीपीयू के ऊपर हमला कर दिया है तो हार्डवेयर अब बिना प्रोग्रामिंग का चल रहा है। वो बिल्कुल निस्तनाबूद कर देगा, अमेरिका को रेगिस्तान बना के छोड़ देगा। तो बहुत ही बड़ी गलती करी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ट्रम्प बौखला गया है, पागल हो गया है। और ईरान इजराइल वार ये रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकेगा। 2032 तक ये वॉर चलेगा। 2032 तक। अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण और ठीक उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा था। कहते हैं एक पक्ष में 2 ग्रहण जब एक साथ लग जाते हैं तो महाविध्वंसकारी योग आता है। महाभारत के भीष्म पर्व में भी इसका वर्णन मिलता है और महाभारत के समय भी इसी प्रकार का ग्रहण लगा था कि दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। इस बार भी दुनिया की आधी आबादी को खतरा है और बहुत भारी मात्रा में विद्रोह, बहुत भारी मात्रा में आगजनी मुझे आगे आने वाले समय में भी बार बार दिखाई पड़ती है,
केवल भारत देश में कुल 1500 लोगों का देहात्याग होता हुआ दिखाई पड़ता है, वो भी आग में जलने के कारण। तो आग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस बार 2026 के अप्रैल महीने में। सन 2025 में जैसा मैंने भविष्य देखा था कि 900 लोगों का आग में जलकर के मृत्यु होने का योग दिखाई पड़ता था, जी। वही आंकड़ा जबरदस्त बढ़ गया है 2026 में, क्योंकि 2026 विस्फोटक योग का वर्ष है। अग्नि में जल करके 1500 लोगों का देहात्याग होता हुआ 2026 में मुझे दिखाई पड़ता है। और सामूहिक रूप से, ऐसा नहीं कि एक लोग मारे गए, दो लोग मारे गए, एक बार में 50 लोग, एक बार में 100 लोग, एक बार में 70 लोग, एक बार में 40 लोग, इस प्रकार के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। कोई तारीख ऐसी कि जिस पे विशेष ध्यान रखा जाए लोगों को, जैसा आपने अप्रैल के महीने की भी तारीखें बता दी थी कि 18 अप्रैल तक बहुत कुछ होगा और आगजनी हमने देखी, क्या लगता है कि कौन सी तारीखें ऐसी हैं जिसे नोट किया जाए? देखिए, मूल रूप से कई सारे डेट्स हैं, क्योंकि ये 2026 एक ऐसा वर्ष है जो विस्फोटक योग लेकर के आता है। और विस्फोटक योग के अंदर बार बार आगजनी भारी मात्रा में होती हुई दिखाई पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट डेट मैं आपको बताता हूँ, 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में भी भारी मात्रा में लोग सामूहिक रूप से आग में जलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में विमान हादसा का इस समय योग है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने परिवार वालों को सूचित कर दीजिएगा कि प्लेन की टिकटें इस ड्यूरेशन में ना लें, अन्यथा बहुत बड़ा हानि हो सकता है। अच्छा। इस ड्यूरेशन में हर अगले दिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई विमान दुर्घटना का समाचार आने लग जाएगा। और 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में भी ऐसी बड़ी घटनाएं घटती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसमें भी आग में झुलसते हुए लोग मुझे दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। और कुछ और घटनाएं हैं जिसमें भी जगह जगह पर विस्फोट जैसी चीज़, जैसे अभी सिलेंडर जगह जगह फट रहा था, तो एक बार और बड़े बड़े विस्फोट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आग दिखाई पड़ रहा है 17 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में। और ये एक ऐसा ड्यूरेशन भी रहने वाला है जिस ड्यूरेशन में भारत के अंदर आतंकवादी पकड़ा जाएगा। आतंकवादी भी पकड़ा जाएगा? आतंकवादी भी पकड़ा जाएगा। और यही 17 मई से 15 जून का जो ड्यूरेशन है, इनफैक्ट 11 मई से 15 जून का जो ड्यूरेशन है, उस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे होंगे। इस बार भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 2025 में भी हमने देखा था। 2026 में अभी तुरंत दिखाई पड़ेगा। 2025 में जो हुआ था युद्ध, उसके बारे में भी मैंने बताया था, जनवरी में बोला था कि अप्रैल 2025 में भारत पाकिस्तान लड़ेंगे। इस बार 2026 में 11 मई से 15 जून 2026 के बीच में भारत और पाकिस्तान आपस में टकरा रहे होंगे। इस बार भारत ही पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस बार पहला कदम भारत उठाएगा। अच्छा। भारत अब नया भारत है, ये घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। तो पाकिस्तानियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें जितना उछलना था उछल गए, बहुत बड़े शांति दूत बने फिर रहे हो, अब तुम्हारी लंका लगने वाली है। पहुंच रहे हैं हनुमान जी लंका जलाने के लिए, पूंछ में आग लगा के। 11 मई के बाद जला देंगे पाकिस्तान। तांडव होने वाला है, आग का तांडव पाकिस्तान में। करेंसी कोलैप्स करेगी। पाकिस्तान की करेंसी 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। यही 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान, इन कंट्रीज़ में भी करेंसी तेज़ी से डाउनफॉल की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती है। भारत की अर्थव्यवस्था को देखकर आप क्या सोचते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है 2026 में। अर्थव्यवस्था को लेकर के अच्छा संकेत नहीं है। बड़ा बड़ा क्राइसिस अभी 1.25 महीने के अंदर, मैं बता रहा हूँ, भारत का जो अर्थव्यवस्था है और भी ज़्यादा चरमरा जाएगा। एग्जैक्ट मैं अगर डेट की बात करूँगा तो 16 मई के बाद भारत की करेंसी नीचे जाती हुई और दिखती है मुझे, और भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था खराब होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है भारत में। इसीलिए लोगों को कहता हूँ, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके रखना। फिजिकल डिजिटल एसेट अगर पकड़ के रखे हैं, समझ लो उसमें भी हानि है,
क्योंकि लोगों डिजिटल का पड़ा रहता है ना हुआ करेंसी कि अपने पास ना रखते हुए डिजिटल रख लेते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहता है। कैसे सेफ रहता है? इंटरनेट पर डिपेंडेंट है सारा पैसा। हाँ। आप अपने घर के तिजोरी का पैसा किसी थर्ड पार्टी को आपने पकड़ा रखा है कि तुम देखो रखो और इसका देखभाल करो, उसके भरोसे के ऊपर टिका हुआ है, सिस्टम के भरोसे के ऊपर टिका हुआ है। जी। जब सिस्टम खुद फेल होने लग जाता है, जब सिस्टम की अपनी करेंसी गिरने लग जाती है, तो फिर तुम्हें लगता है तुम्हारा गोल्ड और सिल्वर सिस्टम में पड़ा हुआ सेफ है, निकाल ही नहीं पाओगे। ब्लैक रॉक कंपनी है, जी। वहाँ करोड़ों रुपए भी जिनके पड़े थे। मैंने कहा था मार्च अप्रैल और मई का महीना में बैंकों से अपने पैसे लोगों को बोला विड्रॉ कर लेना। हाँ। आपने ध्यान दिया होगा कि 590 करोड़ का एफडी घोटाला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होता है मार्च में। जी। 160 करोड़ का एफडी घोटाला होता है कोटक महिंद्रा बैंक में। 150 करोड़ का एफडी घोटाला होता है एचडीएफसी बैंक में। कुल 900 करोड़ का एफडी घोटाला, यानी जनता के पड़े हुए फिक्स डिपॉजिट, बेचारी जनता 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए का एफडी कराती है। 900 करोड़ का एफडी में कितने लोगों का पैसा फंस गया, बिल्कुल। कितने मासूम लोगों का पैसा बर्बाद हो गया इसी मार्च के महीने में। मई अभी बाकी है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये डिजिटली जितने पैसे आपने रख रखे हैं वो पैसे कहीं से सेफ नहीं है। बड़ा क्राइसिस का योग है। अभी आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ेगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस और बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है आपका पैसा, और सरकारी पैसा भी। अगर नहीं होता कंट्रोल में, भारत के ही पूरे कंट्रोल में होता, अभी युद्ध के हालात में रुपया की वैल्यू नहीं गिर रही होती। रुपया की वैल्यू बहुत तेजी से गिरी है, और वो इकोनॉमिकल डाउनफॉल है हमारे भारत का, और युद्ध का सीधा असर यहाँ पर पड़ता हुआ भी दिखाई पड़ता है। मैं रिपीट एक भविष्यवाणी लेता हूँ आपसे फिर से, हर जगह आप देते हैं, मैं फिर से सेम चीज़ लूँगा। जब आप डिजिटल एसेट की बात कर रहे हैं, आप करेंसी की बात कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर लगातार सेम चीज़ें इस पर चलती रहती हैं। अब आपको क्या लगता है कि मई से लेकर अगर मैं दिसंबर तक के 2026 की अगर मैं बात कर लूँ, तो क्या फिर से ये हाइक पे जाएगा, या लगातार ये भी डाउनफॉल दिखाएगा हमें? कहाँ डाउनफॉल रह गया? यही 12-13 तारीख तक जो गिरा था। हाँ। सूर्य जब तक मीन राशि में बैठे हुए थे, शनि के साथ मीन राशि में बैठे हुए थे, तब तक ये सोना गिर रहा था। लेकिन ज्यों ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश किए, 14 तारीख को मेष राशि में सूर्य का गोचर हुआ, तुरंत ये स्टेबल हो जाता है गोल्ड का रेट। अच्छा। और ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अभी गोल्ड बढ़ रहा है, और बहुत तेजी से गोल्ड और ज्यादा बढ़ जाएगा। सूर्य को मिथुन राशि में प्रवेश करने दीजिए, यानी कि कुल जो समय लगेगा वो लगेगा 1.5 महीने का। 1.5 महीने के बाद यानी जून के महीने में सोना तेजी से बढ़ेगा, और फिर एक बार स्टेबिलिटी को पकड़ा रहेगा जुलाई में। जुलाई में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। अगस्त के महीने में सोना बहुत तेजी से शूट करेगा रॉकेट के जैसा, तब नहीं पकड़ पाइएगा। और सोना 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ता है। 2 लाख के आसपास कहीं हिलता हुआ सोना दिखाई पड़ता है सन 2026 में। मतलब अगस्त तक पैसा लगा लीजिए, गोल्ड में लगाना है। अगस्त तक लगा लीजिए, अगस्त के बाद नहीं पकड़ पाएंगे। भाग मैं तो जाएगा इनफैक्ट बहुत। कहता हूँ अभी लगा लीजिए। हाँ। तो चलिए, जो पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं तो ज़रूर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके प्रेडिक्शन को लोग बहुत फॉलो करते हैं। जी सर, शेयर मार्केट, जी जब आप शेयर मार्केट को लेकर प्रेडिक्शन करते हैं, नई प्रेडिक्शन आज फिर आपसे हम ले रहे हैं इस पॉडकास्ट में, तो शेयर मार्केट ना क्रैश तक की नौबत आ जाती है। हमने खत्म है देखे शेयर मार्केट में। पैसा जो लगा रहे हैं ना, मूर्ख हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत बड़ा मूर्खता है। जब मैंने 2026 का कैलकुलेशन देखा ग्रहों का, ये ठीक वैसा ही कन्फिगरेशन बना रखा है जैसे महाभारत के समय ग्रहों का कैलकुलेशन था, कन्फिगरेशन था। उस समय पांडवों ने द्रौपदी तक खो दिया था, यानी इतना बड़ा विध्वंस मचा था इस जुए के खेल में, इस लक के खेल में, कि द्रौपदी तक खो दिया था पांडवों ने, और सब कुछ सर्वस्व लुटा दिया था। जंगल में जाकर के उनको बसना पड़ गया था। आप समझिए, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो बहुत बड़ा हानि होगा आपको। आप जीवन में कहीं के नहीं रह जाएंगे। यानी शेयर मार्केट में आपने इधर पैसा लगाया, उधर आपके जीवन में भाग्य खराब आपका चलने लग जाएगा, भाग्य उल्टी गति से चलने लग जाएगा। जो भी अच्छी चीजें और कहीं हो रही थी वो तो खराब होंगी ही, शेयर मार्केट में भी लगाया हुआ पैसा आपका डूब जाएगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी तो चलती है शेयर मार्केट से। आप कह रहे हो कि उस पर पैसा मत लगाओ। रोजी रोटी चल रही है शेयर मार्केट से, जब तक चली तब तक चली। मैंने नहीं देखा शेयर मार्केट में कोई पैसा लगा करके कमा रहा है। मैंने ये जरूर देखा है कि शेयर मार्केट में आदमी
ट्रेनिंग दे रहा है, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का प्रलोभन दे दे करके लोग खूब पैसा छाप रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लगा रहे हैं वो डूब ही रहे हैं, और इस बार जो लगाएंगे वो डूबेंगे। मतलब सावधान हो जाए लोग जो देख रहे हैं, सावधान हो जाए, क्योंकि शेयर मार्केट आपके लिए मोहिनी के जैसा काम करेगा। जैसे मोहिनी अवतार लेकर के भगवान विष्णु आए थे और थोड़ा थोड़ा प्रलोभन दिया था उन्होंने, उसी प्रकार शेयर मार्केट में अगर आपने आज 100 रुपए लगाए तो हो सकता है कि आपको 120-150 रुपए का एक बार प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपने 100 लगाया था, 100 के प्रलोभन से, 150 के प्रलोभन से आप 500 लगाओगे और वो 500 खा जाएगा शेयर मार्केट। आप ट्रोल हो सकते हैं इस बात पे। ट्रॉल होना है तो हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा उद्देश्य बनता है कि जनता को सिक्योर करना है जी। मैंने ये देखा है कि महाभारत के समय यही योग था कि पांडव सड़क पे आ गए थे, पांडव को वनवास जाना पड़ा था, द्रौपदी तक खो दिया था पांडव ऐसे ने। कैसे, मतलब इतनी शॉर्टी कैसे ले लेते हैं हर बात की आप? पूरे पॉडकास्ट में मैं अभी तक वही देख रहा हूँ, हर चीज का आप शॉर्टी ले लेते हैं। एश्योरिटी है तभी तो हम लोग साथ बैठे हुए हैं पॉडकास्ट में। आज दोबारा अगर पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, पिछली सारी बातें सच हुई है। लोग जब जनवरी में 2025 की जनवरी में, पिछले 10 साल से ना युद्ध हो रहा था, ना कुछ उटपटांग चीजें हो रही थी, ना इतना आगजनी, ना प्लेन क्रैश। लेकिन 2025 में जब मैंने देखा, अरे यार 900 लोग आग में जल रहे हैं, क्या हो रहा है? कैलकुलेशन किया, देखा प्लेन क्रैश है। कैलकुलेशन किया, देखा युद्ध है। कैलकुलेशन किया, देखा भारत पाकिस्तान का युद्ध है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो पिछले 25-30 साल से नहीं हुई थी, वो 2025 में हुई थी। जनवरी में मैंने प्रेडिक्ट किया था, तब लोगों को लग रहा था हे ये तो ऐसी हवा की बातें हैं, कुछ भी सही नहीं होने वाला। लेकिन देखिए 2025 में वही सब हुआ। 2026 के लिए जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया में युद्ध है, हर जगह आग का तांडव, हर जगह क्राइसिस है। 2025 से मैं ये बात कह रहा था कि जनवरी 2026 को शुरू होने दो, 28 जनवरी से पहले देखना अमेरिका खुद युद्ध करेगा। 3 जनवरी को वेनेजुएला के ऊपर हमला करता है, 9 तारीख को ईरान की करेंसी कोलैप्स करवा देता है, और उसके बाद से जो युद्ध का तांडव शुरू होता है, पूरी दुनिया जल रहा है उसमें। बिल्कुल, अभी 44 देश डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व है उस युद्ध में। पाकिस्तान भी अभी जल्दी इन्वॉल्व होने वाला है। मैं एक भविष्यवाणी और आपके सामने डाल देता हूं कि यही जो 18 अप्रैल अभी निकला, 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में पाकिस्तान इस युद्ध की खाली मध्यस्थता नहीं, इस युद्ध का अभिन्न भाग बन के रहेगा। इस आने वाले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान भी इस युद्ध में कूदेगा, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा सुर चढ़ा था कि 2 लोग 4 लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं तो बीच में जाकर के मध्यस्थता दिखाएं। मैं बताऊं कि शांति दूत बनने वाले पाकिस्तान को भी 4 लाठी खानी पड़ेगी। भारत की खा के लौटेगा पाकिस्तान, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। भारत क्या भूमिका दिखाएगा अपनी? भारत अपनी भूमिका कुछ इस प्रकार से दिखाएगा कि भारत क्राइसिस का सामना करेगा इसमें, लेकिन भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी रहेगा। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे भारत के सामने, और ये वही क्षण है जिस समय भारत को कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए पाकिस्तान की जमीनें पकड़ने के लिए। पाकिस्तान जो पूरा आधा देश भारत का कट के हमसे लग हुआ है, उसको पकड़ के लाना है। उसके लिए अभी एक्शन लेने का बहुत सही समय है। हर जगह पाकिस्तान को घुटने पर ला देंगे भारत। हम पाकिस्तान को घुटने पर ला देंगे, लेकिन क्या ट्रंप भी घुटने पर आ पाएगा? ट्रंप घुटने पर आ चुका है, ट्रंप बिलबिला चुका है, क्योंकि ये मारो मरो की स्थिति में ईरान खड़ा है अभी। मैंने बोला कि ईरान में ट्रंप ने वहां अटैक किया जहां ईरान का सीपीयू बैठा हुआ था। कमांड तो दे दिया था उस सीपीयू ने कि मारो, अगर कोई हमला कर रहा है तो मारो। लेकिन अभी तक वो कमांड देने वाला व्यक्ति है ही नहीं ईरान में जो कहेगा कि कब रुकना है। टॉप आर्मी लीडर्स ने, टॉप कमांडर्स ने लास्ट कमांड लिया है, मारना है। कब तक मारना है, कहां रुकना है, इसका कोई कमांड नहीं है। वो मारते जाएंगे, यूएस को निस्तनाबूद कर देंगे। मतलब अमेरिका बिलबिला रहा है, बार बार कह रहा है शांति करवा दो, शांति करवा दो। कोई शांति नहीं होने वाली। 2032 तक ये युद्ध चलेगा और ये लोग साफ हो जाएंगे, बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, तब जाकर के कोई शांति दिखाई पड़ती है। मतलब नक्शे में से अमेरिका गायब होने की कगार पर है। अमेरिका महाबर्बादी की स्थिति में आ जाएगा। बहुत बड़ा क्राइसिस अमेरिका में आएगा। अमेरिका को लग रहा है बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर है, बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर है, सब खत्म, उसका घुटने में आ जाएगा वो सब। जब आप अमेरिका की इतनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो अगर मैं भारत की प्रिडिक्शन की भी आपसे बात करूं, भारतीय प्रधानमंत्री, इनको लेकर आपकी क्या प्रिडिक्शन है? क्योंकि लास्ट टाइम आपने इनकी हेल्थ को लेकर प्रिडिक्शन की थी जी। अभी आपको क्या लगता है कि इनका कार्यकाल पूरा हो भी पाएगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे मोदी जी। मैं बता देता हूं, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी सोच समझ के भविष्यवाणी दीजिएगा। मैं दे रहा हूं, सामने दे रहा हूं भविष्यवाणी आपको। मोदी जी अपना कार्यकाल 2029 तक भी पूरा करेंगे और एक बार और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ क्षण के लिए बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में हम आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। सेहत साथ देगी इतना?
और ये राष्ट्रपति वाली भविष्यवाणी मैं पहली बार ऑन कैमरा कर रहा हूँ। आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी, अब इसलिए मैंने आपसे कहा सोच समझ के दीजिएगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बनता हुआ आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा, लेकिन इस बार आप देखेंगे मोदी जी आने वाले समय में राष्ट्रपति वाह। बनेंगे। मोदी विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर। शानदार। In 2029, Modi will be again sitting on the position of Prime Minister of India, and then within matter of few months, he will sit as a President of India. चलिए, इस भविष्यवाणी का तो लोगों का इंतजार रहेगा कि ये भविष्यवाणी तो आपकी 100% सही होनी चाहिए। मैं तो महीने महीने में क्या घटने वाला है, किस किस दिन में क्या घटने वाला है, वो चीज़ों की भविष्यवाणी दे रहा हूँ आपके सामने। और ये 6 साल बाद की, 5 साल बाद की बात है, और ये भी जबरदस्त तरीके से होगा और एक नया इतिहास रचता हुआ देखेंगे लोग। चलिए, इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 5 से 6 सालों में आपको ये जो रील आप देख रहे होंगे ना, जहां भी पता लग जाएगा जो कहा था वो सच हो चुका है। जी। जब आपने बिहार की भविष्यवाणी की थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हमने देखा, हमने सडनली चीजें देखी, नीतीश कुमार ने छोड़ दी कुर्सी सीएम की, सम्राट चौधरी सीएम बन गए, आपने इसकी भविष्यवाणी 2025 में कर दी थी, मैंने आपकी पुरानी रीलें देखी। क्या लगता है कहीं और भी ऐसा कुछ सत्ता परिवर्तन आपको दिख रहा है? राजस्थान में तुरंत होने वाला है। राजस्थान में तुरंत अभी सीएम हट जाएंगे वहां के। अरे भाई, राजस्थान के सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, अचानक से उनका सत्ता पलट होगा। दिल्ली पहुंच रहे हैं वो भी। वहां भी बिहार की तरह चीजें बदलने वाली हैं। बिहार की तरह चीजें वहां भी अचानक से, उनको पता नहीं होगा कि सत्ता पलटने वाला है, सीएम वहां के हट जाएंगे अचानक से। राजस्थान के सीएम, खाली राजस्थान में नहीं, बहुत जगह सत्ता पलट का तांडव है पूरे भारत में। चलिए, बता दीजिए कहाँ का ये तांडव होने वाला है, क्योंकि बिहार आपने सटीक बताया था। बिहार में खाली यही नहीं बोला था कि सीएम हटेंगे, मैंने ये भी बोला था कि बनेंगे कौन। वही हमने 2025 में आप बता देते ना कि सम्राट चौधरी सीएम बनने वाले हैं। हाँ, और बिडंके की चोट पे कहा था मैंने। जी न्यूज ने भी पूछा मेरे से कि कैमरे में देख के बोला था। चलिए, यहाँ भी कैमरे में देख के बोला जा रहा है। हाँ, कैमरे में देख के बता रहा हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अचानक से अपनी कुर्सी त्याग देंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक नीतीश कुमार जी की तरह। 18 अप्रैल को ये शूट हो रहा है, ये डेट भी हम आपको पॉडकास्ट में बता रहे हैं। 2026 को हम शूट कर रहे हैं। 18 अप्रैल 2026 को यह भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अचानक से अपनी गद्दी से हट जाएंगे। और इसी के साथ में एक और भविष्यवाणी अटैच करवा दे रहा हूं कि दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, अच्छा, वो भी अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं करेंगी, अचानक से सीएम की कुर्सी उनकी चली जाएगी। दिल्ली में कैसे परिवर्तन आएगा? दिल्ली तो बहुत बढ़िया चल रही है रेखा गुप्ता जी के हाथों में। अब जो भी चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे अस्थिरता दिखाई पड़ रही है मुझे। ग्रहों की अस्थिरता, जैसे अच्छा। मैंने 2025 में बोला था, 10 जुलाई 2025 को न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया था मैंने। उसको न्यूज़ मैंने दे रखा था जून के महीने में, उसने प्रिंट ही लेट करा, लेकिन 10 जुलाई को प्रिंट करा। बोला था 25 जुलाई से पहले देखना कि जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा दे देंगे। हाँ, एकाएक इस्तीफा देते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। 22 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया था। 25 जुलाई से पहले उनको भी नहीं पता था कि इस्तीफा देंगे। आज तक नेट पे इसका कारण नहीं आता है कि क्यों इस्तीफा दिया था अचानक। और आप पेपर में छपवा दिए थे। पेपर में छपवा के रखा हुआ था मैंने। एक और प्रेडिक्शन ले लूं आपसे? ले लीजिए। अखिलेश वर्सेस योगी। क्यों? क्यों क्या जीतेंगे? वहां पे किसी प्रकार का ग्रह चाल बदलता हुआ दिख ही नहीं रहा यूपी में मुझे। यूपी में वही ग्रह उसी तरीके से 2027 में फिर से ताज योगी जी के सर पर है। हाँ, फिर से बीजेपी का गवर्नमेंट यूपी में दोबारा बन जाएगा, योगी जी दोबारा सीएम बन जाएंगे। ग्रह नक्षत्र मजबूत है, ग्रह नक्षत्र मजबूत हैं। और मैंने कंपेयर कर रखा है, बीजेपी सपोर्टिव तो नहीं है इसलिए तो नहीं कह रहे। कहे ममता बनर्जी देखिए बंगाल में आएंगी। अच्छा, बंगाल टीएमसी से हैं। हाँ, सब कह रहे हैं बीजेपी। मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी आएंगे बंगाल में दोबारा। बंगाल तो ममता ले लेना देना नहीं है, मेरा मतलब है कि ग्रह चाल क्या कहते हैं उसको देखूं मैं। अभी तो अगर वैसा ही रहता तो फिर रेखा गुप्ता जी को कुर्सी से हटता हुआ मैं क्यों देखता जी। मैं बायस्ड एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। हाँ। किसी से पैसे थोड़ी ले रखे हैं मैंने कि उनके अगेंस्ट बोलना है, उनके फेवर में बोलना है जी। मैं ग्रह चाल देख रहा हूँ और ग्रह चाल के हिसाब से आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ। अब जो हमने करंट में अभी चीजें देखी पॉलिटिक्स को लेकर, जो हमारी प्रेडिक्शन चल रही है, तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से उतार चढ़ाव बहुत सारा आ गया। क्या लगता है राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बने रहेंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारी हमने चीजें देखी चल रही हैं उनको लेकर। राघव चड्ढा बीजेपी से आएंगे और मैं आने वाले समय बीजेपी के खिलाफ तो खड़े होके बोलते हैं, संसद में खड़े होके बोलेंगे बीजेपी में आ जाएंगे राघव चड्ढा। ये गारंटी देता हूँ, आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर बनेंगे दिल्ली के राघव चड्ढा। लिख लें इस भविष्यवाणी को, लिख लीजिए भविष्यवाणी को। जितने राघव चड्ढा के फैन है फटाफट अपने अपने पेजों पे डलवा दीजिए, राघव चड्ढा जी आने वाले समय में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे।
बोर्ड प्रेडिक्शन बीजेपी से। अच्छा, पार्टी भी देख ले डिसाइड करवा दिया, आम आदमी पार्टी से हटकर बीजेपी ज्वाइन कर बीजेपी से दिल्ली के सीएम बनेंगे राघव चड्ढा। फटाफट जय महाकाल लिखे, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो जो देख रहा है जल्दी से जय महाकाल लिख दीजिए, क्योंकि प्रेडिक्शन सच हो भी सकती है ये वाली। हो भी सकती है, क्या होगी? चलिए, आपका इंतजार रहेगा इस प्रेडिक्शन का। आगे चीजें जान लेते हैं। क्या लगता है आपको, कोई ऐसा बड़ा नेता है जिसको लेकर हम बड़ी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, सुनने को आएगी हमारे सामने? आएगा, केंद्र सरकार से आएगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको, 12 अगस्त से पहले 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में कोई बहुत बड़ा घोटाला, चाहे कोई बहुत बड़ा कृत्य एक्सपोज होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा। और बहुत बड़े स्केल पे ये समाचार बनेगा। केंद्र सरकार के बहुत बड़े बड़े नेताओं का उसमें नाम मुझे आता हुआ दिखाई पड़ता है। कैसे अमेरिका से एप्स्टीन फाइल आया था, वैसे ही कुछ बड़ा बड़ा नाम एक्सपोज होता हुआ दिखता है। एप्स्टीन फाइल का नवंबर 2025 याद करिएगा, मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला था। जनवरी शुरू होने दीजिए, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग एक्सपोज होंगे। एप्स्टीन फाइल आ गया जनवरी 2026 में। अभी 15 जुलाई का इंतजार करिए, 12 अगस्त से पहले बहुत ज्यादा बड़ा कुछ एक्सपोज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा, केंद्र से संबंधित। कोई नेता क्या हमें छोड़ के जाएगा? हाँ, यही अवधि है। 16 जून से 14 जुलाई 2026 में हम किसी अच्छे पॉलिटिशियन को खो देंगे विमान हादसा में। भारत आने वाले समय में क्या लगता है, सोने की चिड़िया बन पाएगा? क्योंकि बहुत दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, आपने भी बहुत बातें करी हैं इस चीज़ों को लेकर। मैं ये सोच रहा हूं कि भारत का जो अभी धरातल, जिस तरीके से भारत चल रहा है, उस तरीके से सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। भारत को अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो राम राज्य लाना पड़ेगा। राम राज्य का मतलब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां तक देखो भारत दिखाई देना चाहिए। और जो राजा बैठा हो वो अपना खाल उधड़वाने के लिए तैयार हो, लेकिन एक टुकड़ा जमीन ना दे किसी और को। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने खाल उधड़वा लिए थे, लेकिन एक टुकड़ा जमीन का नहीं जाने दिया था। 2000 रानियों ने एक साथ जौहर कर दिया आग में कूद करके, लेकिन एक टुकड़ा जमीन का नहीं जाने दिया था। वो देशभक्ति चाहिए मुझे राजा के अंदर जी। वो देशभक्ति नहीं चाहिए कि राजा ने किसी पूंजीपति से पैसा लिया है और कुर्सी पे बैठते ही पूंजीपति का प्रेशर है, कुर्सी को नोचो ना, जो सोना लगा हुआ है तुम्हारे थ्रोन में, तुम्हारे तख्त पे जो सोना है उसको नोच के मुझे दे दो, थोड़ी जमीनें देश की बेच दो। हाँ। ये माइंडसेट के साथ देश अखंड भारत और सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। अगर अखंड भारत और सोने की चिड़िया बनाना है तो फिर से राजतंत्र लाना पड़ेगा। और 5 सत्र चुनाव खाली चलेंगे डेमोक्रेटिक। अच्छा। उसके बाद राजतंत्र ही एक्टिवेट होने वाला है। गवर्नमेंट कोलैप्स करेगा, क्योंकि ये इस तरीके का गवर्नमेंट आने वाले समय में अनस्टेबल हो जाएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएगा भारत का। 25 साल यानी 5 सत्र चुनाव के बाद चुनाव नहीं होंगे भारत में। आने वाले 25 सालों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, चुनाव नहीं होगा भारत में, और उसी समय ये जमीनें जुड़नी शुरू होंगी। आप जोड़ लो खुद ही आमिर भाई की, ये जब से देश आजाद हुआ है, हमें लॉलीपॉप पकड़ाया गया नहीं कि यार देश आजाद हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिला है। किससे? जमीन खोके। आधा देश टूट गया था मेरा। पाकिस्तान उतना बड़ा चला गया, बांग्लादेश उतना बड़ा चला गया, और हमें बोला गया जश्न मनाइए। एक हाथ जमीन जाता है ना घर का, अगर जमीन की लड़ाई में जाता है तो चैन से सो नहीं पाते। बिल्कुल 20-20 साल केस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इतना बड़ा देश टूट के चला गया, शांति से कैसे बैठे हैं? इतना बड़ा देश है हमारा पाकिस्तान, उसको मैं वापस लाऊंगा? मैं चाहता हूँ पाकिस्तान वापस आएगा। मुझे मौका मिला ना एक बार, अगर कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर बैठने का मौका मिल गया। अच्छा, हाँ, मतलब चाहत बाहर आ गई, देख लीजिए, मतलब चाहत आज आ ही गई कि दिल की बात कहते हैं ना कि लबों पे आने में वक्त नहीं लगता। नहीं, मेरे अंदर वो राष्ट्रभक्ति है कि अगर उस तरीके का मौका मिलता है, हाँ, तो मैं सबसे पहले जो इरेडिकेट करूंगा सिस्टम से, वो यही करूंगा कि जो 5-5 साल में चुनाव करवाते हैं, कुर्सी नोचने वाला जो प्रथा चलता है, इसको पहले हटवाऊंगा मैं भारत से, और इसको हटवाऊंगा और अखंड भारत का निर्माण का सपना देखूंगा। ये क्या हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं सब? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र में आप क्या देखते हैं कि भारत की छोटी सी जमीन हमारे पास है, और उसी में आप सोचते हैं कि मुसलमान विहीन करेंगे, उसी में आप सोचते हैं क्रिश्चियन विहीन करेंगे। इस तरीके का माइंडसेट का प्रचार क्यों?
पहले के समय में जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत था, तो सभी प्रकार के कॉम कम्युनिटीज एक साथ रहते थे और एक ही राष्ट्र को मानते थे। उतना बड़ा राष्ट्र होता था भारत, अखंड भारत। अखंड भारत का अगर निर्माण चाहते हैं आप करना, तो छोटी मानसिकता से हटिए और बड़ा सोचिए। बड़ा सोचना है तो पाकिस्तान भी अपना है, अफगानिस्तान भी अपना है, सब ईरान अपने इराक कब्जे भी में अपना ले है, लेना सब है। अपना है। आप बिलीव करेंगे, आप ये सोचते होंगे कि मैं ज्योतिषाचार्य हूं, हाँ। तो मेरे पास खाली हिंदू आते होंगे। लोग तो ये ज्यादा बिल्कुल, मानेंगे कि बिल्कुल हिंदू लोग- आते होंगे, पूजा हाँ, पाठ हाँ। हिंदुओं का होता होगा। मैं आपको फोन खोलूंगा तो लिस्ट दिखाऊंगा, हाँ। मेरे पास पाकिस्तान से मुसलमान भी आते हैं दिखवाने के लिए और जी। पूजा भी करवा के जाते हैं शंकर जी के मंदिर में। अफगानिस्तान से, इराक से लोग आते हैं मेरे पास में। अमेरिका में बसे हुए पाकिस्तानी आते हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया से लोग मेरे पास भरे हुए हैं। और कोई हिंदू नहीं है, किसी का भारत से दूर दूर तक संबंध नहीं है। ज्योतिष का और भारतीयता का लोहा मनवाया है मैंने समय के साथ। इतनी जो एक्यूरेट भविष्यवाणियां मैंने दी हैं इतिहास में शंकर जी की कृपा से, वो भविष्यवाणियों का इंपैक्ट रहा है कि देश दुनिया के लोगों को भारतीयता के ऊपर भरोसा हुआ है। बिल्कुल। और यही वननेस, यही यूनिटी में दोबारा जागृत करना चाहता हूं। अगर ये नहीं होता इस तरीके का, तो मेरा एक वीडियो उठाइएगा। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में मैंने एक इंटरव्यू शूट करवाया था, और उस इंटरव्यू में मैंने भारतीयता के ऊपर, गौ रक्षा के ऊपर, और लोगों के मन में जो कंफ्यूजन होता है गौमूत्र क्यों पीते हैं, इसके ऊपर मैंने अपने बाइट्स दिए थे। और वो बाइट वायरल भी गए, देश दुनिया के लोगों ने देखा, और उन पाकिस्तानियों के चैनल्स पे पिन करके टॉप पे रखे हुए हैं मेरे बाइट्स। अब सोच के देखिए कि जहां पर कहीं से दूर दूर तक भारतीयता का नामो निशान नहीं है, हाँ। वहां भारतीयता का प्रचार हो रहा है, बिल्कुल। भारतीय संस्कृति का प्रचार हो रहा है, और वो भी पिन करके टॉप पे रखा हुआ। आप जाके कभी देखिएगा उन चैनल्स पर क्या स्थिति है। तो मैं इस प्रकार से भारतीयता की भावना को पूरी दुनिया में जागृत कराने के ऊपर खड़ा हूं। मेरा इस तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हिंदू राष्ट्र को छोटा सा सेगमेंट बनाना है। पता है क्या होगा, हिंदू राष्ट्र का ज्यादा हल्ला करते 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 देश टूट जाएगा और भी ज्यादा। कम्युनिटीज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्रिश्चियंस अलग देश मांगेंगे, उधर मांग ही रहे हैं, खालिस्तानी अलग देश मांग ही रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से अलग देश मांग ही रहे हैं। बना दो 10 देश, भारत को तोड़ दो। जी। तो फिर कन्हैया कुमार जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वही वही सच हो जाएगा। टुकड़े क्यों करवाना? वननेस चाहिए। वननेस ऐसा नहीं आता, वननेस आता है पूरा अखंड भारत देखना है मुझे, बड़ा भारत चाहिए, पूरी जमीन चाहिए। बड़ा सोचना पड़ेगा ना। बड़ा सोचता हूँ, इस तरीके का भावना मैं चाहता हूँ जेंजिस के अंदर आए। जेंजिस के अंदर ये भावना चाहिए। हाँ। और ये भावना आएगा तभी ये सारी चीजें होंगी। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे पाकिस्तानी कौम से भी नफरत नहीं है, मुझे नफरत है इस पॉलिटिक्स से। मुझे वहां के आर्मी को ध्वस्त करना है, मुझे पाकिस्तान के गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करना है। इस तरीके का ख्वाब है। ये ख्वाब नहीं है कि वहां के देश के जनता को, वहां के इनोसेंट बच्चों को, वहां की औरतों को कोई नुकसान पहुंचे। सब कोई अपने हैं। अगर आप एक बार इंसानियत के हिसाब से देखोगे तो हाथ थोड़ा सा काट के देखना, एक ही कलर का रक्त निकलता है। तो सब अपने हैं, सब एक लोग हैं। थोड़ा माइंडसेट बदलना है, अच्छा एजुकेशन देना है, वो ज्यादा मैटर करता है। तभी जाकर के आप एक बड़ा मुल्क बना सकते हैं, बड़ा देश बना सकते हैं। बहुत 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 शानदार, मतलब मजा बांध दिया आपने। मतलब सोच में मजा अच्छी, आ रहा है आपको, तो फिर एक जेंजिस को भी मजा आ रहा होगा एक सुनकर। ज्योतिष की सोच इतनी अच्छी भी हो सकती है, ये पता लगा। खाली प्रिडिक्शन पे नहीं बिल्कुल। चीजें हो रही, ये समझाया भी जा रहा है कि बेसिकली हमारी सोच होनी कैसी चाहिए। सही बात है। साइंस से देखिए, ह्यूमन की ना सोशल साइकोलॉजी कहते हैं इसको। हाँ। ग्रुप्स बनाना, कल्ट बनाना ह्यूमन की सोशल साइकोलॉजी होती है। उदाहरण के रूप में मैं एक फलाना ड्रिंक पी रहा हूँ जी। आप दूसरा पी रहे हैं मान लीजिए, तो मेरे जैसे इस ड्रिंक को पीने वाले कई सारे लोग होंगे, कम्युनिटी बना लेंगे, आप कम्युनिटी अलग बना लेंगे, और दो कम्युनिटीज हमेशा अपने इंटरेस्ट को लेकर टकराती रही हैं। हाँ। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई एक लीडर उसमें से खड़ा हो जाए, ये कप महाराज खड़े हो जाए लीडर के रूप में और कहेंगे कि ठीक है उस वाली कम्युनिटी को पूरा इरेडिकेट कर देते हैं। हाँ। क्यों करना इरेडिकेट? वो तो ह्यूमन के सोशल साइकोलॉजी है। आपके घर में नहीं बनता क्या? कभी शादी फंक्शन होता होगा तो आप देखते होंगे महिलाओं का अलग सेक्शन बन जाता है, पुरुषों का अलग बन जाता है। जी। तो वहां पे भी आप क्या युद्ध करवा देंगे? ये बहुत ही गंदा सोच है। आप अपने सोच को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक शांति व्यवस्था नहीं बन सकती है, और तब तक आप बड़ा सपना नहीं देख सकते हैं। हिटलर की तरह काम करना बंद कर दीजिए जी। कि हिटलर ने इसी तरीके से ब्रेन वॉश करा था जनता का कि हम लोग आर्यंस हैं, बिल्कुल प्योर रेस हैं, प्योर रेस बचेगा। यही मानसिकता का असर रहा कि हिटलर विश्व जीतता जीतता रह गया और मारा गया कुत्ते की जैसा। कुत्ते के जैसा नहीं मरना है, यहाँ पे आपको कुछ करके निकलना है। कुछ करना है तो किसके जैसा? राजा विक्रमादित्य जैसा। आपको राम राज्य स्थापित करना है तो
आपको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, आपको बनना है अशोक के जैसा, उनको लीजिए, हिटलर को अपने तुलना में मत लीजिए और हिटलर वाली पॉलिटिक्स भारत में करना बंद करिए। आपने बहुत शानदार चीज़ें पॉडकास्ट में बता दी हैं। इस पॉडकास्ट में मैं नेक्स्ट चैप्टर जो रखना चाह रहा हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हुआ रखना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि आपने प्रेडिक्शन तो कर दी, सारी चीज़ें कर दी, अब हम अपने लिए क्या समझें, कैसे जाने अपने बारे में। तो जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है जिसकी हम बात करते हैं, तो वो राशियों पे जुड़ा होता है। 12 राशियाँ हमारी, 27 नक्षत्र अगर मैं सही हूँ तो इस पे ही टिका हुआ होता है। तो राशियों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, ताकि लोगों को ये भी तो पता है कि जो भविष्यवाणी आपने सबके लिए कर दी है, अगर पर्टिकुलर बंदा अपने लिए जानना चाहे तो उसके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि, इनके लिए आने वाला समय 2026 का कैसा रहेगा भी। बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जो सपना आपने बहुत पहले से देख रहे होंगे वो सपना अभी साकार होता हुआ दिखाई पड़ता है। पुराने कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू करिएगा, अपने फोन बुक को खोलिए और पुराने कॉन्टैक्ट्स निकालिए, वही काम आने वाले हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में इसी 6 महीने की ड्यूरेशन में लगने वाली है। बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे, फटाक से लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दीजिए। वृषभ राशि, ये क्या कर सकते हैं? समझ जाइए, अपने वाणी पर कंट्रोल करिए और अनाप शनाप बोलना बंद करिए। कोई आपका बात रिकॉर्ड कर लेगा और आपके खिलाफ एविडेंस के जैसा उसको यूज करेगा। ऑफिस के अंदर बहुत जबरदस्त और गंदा पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकता है। घर में भी पॉलिटिक्स का शिकार रहने वाले हैं। बिना मतलब का टेंशन और परेशानी बना रहेगा। हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, इनके लिए ये समय रोमांटिक रहने वाला है। कोई नया पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ दिखाई पड़ता है। पत्नियां अपने पति के ऊपर थोड़ा सा कमांड कस लीजिएगा, थोड़ा सा विचलित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका दिमाग थोड़ा भ्रमित होता हुआ इस पर दिखाई पड़ता है। किसी स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। अगर स्त्रियां हैं तो पुरुष के प्रति ज्यादा आकर्षण उनका बढ़ जाने वाला है। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, इस बार अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो गाड़ी लेने का जो डिसीजन है उसको टाल दीजिएगा। बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करने का समय भी आप टाल दीजिएगा। 6 महीने के बाद इन्वेस्ट करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए, धीरे धीरे कदम रखिए आगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक समय है कि आप सेल्फ डाउट में जाने वाले हैं। अच्छा, बिना मतलब का नकारात्मक सोचेंगे, बहुत नेगेटिव सोचेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। भ्रम उत्पन्न होने वाला है आपके साथ, आप भ्रम में रहेंगे। और सेल्फ डाउट, आज तक जो किया था सही किया कि नहीं किया, आज तक जो अभी तक कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। अपने बारे में कई बार मन करेगा कि ये काम करें, ये काम बीच में छोड़ दें, यही सब सेल्फ डाउट में पड़े रहेंगे। सब भ्रम है। 6 महीने के बाद ये सब सारा भ्रम आपका टूट जाएगा। तो सेल्फ डाउट से थोड़ा दूर रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो सोचिएगा वो प्राप्त हो जाएगा। और यही माया है, भस्मासुर बना रहे आपको माया, कि आपको नेगेटिव सोचवाएगा ताकि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त ही ना हो पाए। सिंह राशि, इनके लिए बचा हुआ समय 2026 का कैसा रहेगा? सिंह राशि वाले जातक फटाफट यात्रा पे निकलिए, बैग पैक करिए और निकल जाइए पहाड़ों चाहे समुद्र की यात्रा पे। अच्छा, फटाफट यात्रा पे निकलिए। इतना जबरदस्त समय आएगा जब आप यात्रा से घर लौट करके आएंगे, जो भी रुका हुआ आपका काम था वो अच्छा हो जाएगा उस यात्रा के प्रभाव से। यात्रा करने से शुक्र और शनि का साथ में योग बन जाता है, दोनों का घर्षण होकर के धन योग बनने लग जाता है। अकस्मात धन लाभ प्राप्त होगा, ऊर्जा में अचानक से वृद्धि होगा। और जो आपके पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध जो पहले से खराब चल रहे थे, तुरंत सुंदर हो जाएंगे। तुरंत लगेगा यार आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। कन्या राशि वाले जो जातक हैं, ये भी चंचल बुद्धि वाले इस बार हो जाएंगे। इनके जीवन में बहुत पहले से कोई नया रिलेशन शुरू नहीं हुआ था तो नया रिलेशन शुरू होने वाला है। कुछ ड्रिंकेबल चीजों में इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाएगा। नशा करते होंगे तो ज्यादा नशा करने लग जाएंगे। कॉफी चाय पीते होंगे तो ज्यादा चाय कॉफी पीने लग जाएंगे। किसी नए प्रकार का ड्रिंक आपके जीवन में इंट्रोड्यूस होने वाला है बहुत ही जल्दी। ड्रिंक के अलावा अगर बात किया जाए तो विवाह का डिसीजन बहुत समय से अटका हुआ जो था वो इस बार परिपूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विवाह आपका सेट हो जाएगा। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करने का सोचे थे, करने के लिए बहुत सही समय है। फटाफट इन्वेस्ट करिए, अच्छा ग्रोथ करेंगे। तुला राशि वालों के लिए भी बता दीजिए। तुला राशि वाले जो जातक है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इस बार आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई प्रहार कर सकता है। तुला राशि वाले जातक के ऊपर किसी प्रकार से पॉलिटिक्स रचा जा सकता है। आप भी अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के जैसा सोच समझ करके बोलिएगा और बहुत ही दिलफेक
मत बनिएगा कहीं पर। दिल खोल करके आप अपनी बातों को लोगों के सामने कह देते हैं, आप बहुत इनोसेंट बन जाएंगे इस बार 6 महीने के अंदर। वो इनोसेंस का फायदा अगला आपका बहुत जबरदस्त उठा लेगा। बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके कदम रखिएगा, लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, आपको हानि हो जाएगा। अगर कोई नया केस मुकदमा शुरू होगा उसमें हानि होने का योग है, थोड़ा बचिएगा। वृश्चिक राशि वाले क्या करें? वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं इस बार थोड़ा उग्र रहने वाले हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आपको आएगा। इस 6 महीने बहुत चिड़चिड़ाहट से आप भरे रहेंगे, दिसंबर तक आप बहुत चिड़चिड़ाहट से भरे रहेंगे, बिना मतलब का आप इरिटेटेड रहेंगे, लोगों से झड़प होता रहेगा आपका। इससे थोड़ा सतर्क रहिएगा, आपको ही नुकसान है। धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन दुगनी रात चौगनी वाला सक्सेस आने वाला है। धनु राशि वाले जातकों को जबरदस्त धन लाभ भी होगा, और जो भी काम करते होंगे उसमें उनको नेम और फेम प्राप्त होने वाला है। बहुत तेजी से धन की वृद्धि होगी आपकी, और आपका जो कारोबार बहुत समय से रुका रुका चल रहा था, बैलगाड़ी की स्पीड से चल रहा था, वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार को पकड़ने वाला है। तो चिंता करने की बात नहीं है, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनाइए, अभी समय है बड़ा हाथ मारने का। यानी कि जो आप सोचते थे बड़ा ड्रीम, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आज काम करिए। मकर राशि। मकर राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए एक ऐसा समय है, अगर जॉब से स्विच करके बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको सफलता ज़्यादा प्राप्त होगी, बिल्कुल ऐसा करिए। आपका अगर जॉब के अंदर बहुत समय से प्रमोशन नहीं हुआ था तो प्रमोशन होता हुआ दिखाई पड़ता है, प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके आसपास होती हुई दिखाई पड़ती हैं, वातावरण आपके आसपास का पॉजिटिव रहेगा। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ में झड़प होगी, चिड़चिड़ाहट का माहौल रहेगा। पूरे दिसंबर तक आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके माता का स्वास्थ्य खराब रहने का योग है। कुंभ राशि वालों के लिए बताइए। कुंभ राशि वाले जातक अगर इंटरनेट के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वायरल होने का योग है। अगर इंटरनेट के बाहर काम कर रहे हैं तो भी नेम और फेम प्राप्त करने का योग है। आप जो भी काम करेंगे वो अनदेखा नहीं रहेगा, यानी उसको लोग बहुत गंभीरता से देखेंगे। ध्यान रहे कर्म अपने फूक फूक करके करें, क्योंकि अगर कुछ गलत करेंगे तो वो भी तुरंत चिन्हित हो जाएगा, अच्छा करेंगे तो भी तुरंत चिन्हित हो जाएगा, किए हुए काम का यश मिलेगा। लेकिन कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे भी आपको घेरेंगे जो केवल आपका फायदा उठाने के लिए आपके आसपास रहेंगे। ध्यान रहे जिनको आप मित्र मानते हैं वो आपके मित्र नहीं, आपके आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं, सपोले हैं, उनसे सतर्क रहिएगा। विशेष किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस बार इस आने वाले 6 महीने तक अपना माइंडसेट राजा के जैसा बनाइएगा, जैसे आप कोई राजा गद्दी पे बैठे हुए हो और आसपास दुनिया में जितने लोग हैं सब आपके शत्रु हैं। इस प्रकार से माइंडसेट बना के रखिएगा। सच बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा सक्सेस पाएंगे आप आने वाले समय में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। बड़ी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने का समय है, नेक्स्ट से अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लीजिएगा, ऐसा योग है। आखिरी राशि मीन राशि, इनके लिए बचा हुआ समय कैसा रहने वाला है? मीन राशि वाले जातकों के लिए स्ट्रगल का पीरियड है। पेट संबंधित समस्याओं से परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान रहेंगे, लेकिन धन का तो बौछार होता हुआ दिखाई पड़ता है। आर्थिक समस्याएं जो चल रही थी उसमें निजात आता हुआ दिखाई पड़ता है। लोन लेने की अगर स्थिति बनी हो तो इन 6 महीने में लोन लेना अवॉइड करना है, आपको कर्ज नहीं लेना है, अन्यथा आपके लिए वो बुरा समय की घंटी के जैसा काम करेगा। अगर कर्ज की सच में जरूरत पड़े तो किसी और के माध्यम से कर्ज लिवा सकते हैं, अपने ऊपर कर्जा मत लीजिएगा। कोई नया व्यापार शुरू करना हो ये सही समय नहीं है। पुराने व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो काम कर रहे हैं उसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्विच करने का काम सोच रहे हैं, अभी समय नहीं है। जो करते हैं उसी को और रिफाइंड करिए, अपने स्किल्स को और ज़्यादा रिफाइंड करने का समय है। आप अपने स्किल्स सेट को रिफाइंड करते हुए भी दिखते हैं, नए स्किल्स लर्न करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अच्छे से चीज़ों में ज्ञान पाते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। ज्ञानवर्धक योग आपके लिए ये समय रहने वाला है। बहुत शानदार। राशियों के बारे में तो आपने बता दिया। अब पॉडकास्ट का फाइनल चैप्टर, जिसमें लोगों को ये भी इंतजार होता है कि आचार्य जी द्वारा रेमेडीज भी तो बताई जाती हैं। तो सबसे पहली रेमेडीज मेरी है महाकाल से जुड़ी हुई। जय महाकाल। हर सोमवार को क्या किया जाए जिससे जीवन के अंदर महाकाल की कृपा बनी रहे और जो हम चाहते हैं वो भी मिलना शुरू हो जाए? अनार का रस लाइए या अनार लेके आइए फ्रेश दुकान से, और उसको घर पे धुलिए और फ्रेश जूसर रखिएगा। अनार का जूस फ्रेश जूसर से निकालिएगा, जिस जूसर से जूस निकाल के आप कभी पीते ना हो, निकाल करके और शंकर जी के शिवलिंग पर उसको चढ़ाना शुरू करिए, धन प्राप्त होगा। चावल लीजिएगा, चावल जो कच्चा चावल होता है वो लीजिए, या फिर धान की बालियां लीजिए,
5 धान की बालियां लेकर के शंकर जी के मंदिर जाइए। शिवलिंग के सामने बैठ करके उन धान की बालियों को हटाइए, छिलका हटाइए, और जो चावल निकलेगा शिवलिंग पर उस चावल को अर्पित करिए। 5 चावल आपको शिव जी पर अर्पित करना है। हर चावल को ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित करिए, चावल हाथ में पकड़िए, ओम नमः शिवाय, और शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाइए। इस विधि को निरंतर आप करते रहेंगे। सोमवार सोमवार करिए, चाहे पूरा हफ्ता करिए इस विधि को। जबरदस्त धन, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होता है। अगर आप अचानक से ढेर सारा पैसा चाहते हैं, करोड़ों रुपए चाहते हैं अपने जीवन में आए, तो आप लेंगे दही और उस दही में डालेंगे गुड़ और थोड़ा सा चावल डालेंगे कच्चा, जो पूजा का अक्षत होता है, चावल होता है, वो डालेंगे। और डाल करके आप अपने अनामिका उंगली से उस मिश्रण को घोटेंगे और बोलेंगे ओम नमो भगवते तत्पुरुषाभ्याम धियो नमः मम धनम देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार से बोल करके अनामिका उंगली से 21 बार उसको घोटेंगे और शंकर जी के शिवलिंग पर उसको धीरे धीरे अर्पित करेंगे। और फिर ऊपर से सादा जल चढ़ाएंगे, अपने घर से लाया हुआ जल, आपके घर के स्थान का वो जल होना चाहिए, वो शिवलिंग पर फिर अर्पित करेंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में जो ब्लॉकेज था धन का, जो स्तंभन हो रखा था पैसे का, वो खुलेगा और बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलने लग जाएगा। पैसे के अलावा अगर स्वास्थ्य में लाभ चाहते हैं तो स्वास्थ्य में लाभ के लिए आप शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करा करें। हर सोमवार को उस दूध के साथ में शिवलिंग के ऊपर गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद में शिव जी के ऊपर 5 चावल के दाने चढ़ाएं। और यदि आपके पास में सरसों के फूल का व्यवस्था हो जाए तो सरसों का फूल शिव जी पर चढ़ाएं। बहुत शानदार, ये भी आपने बता दिया। अब एकादशी के लिए भी कोई रेमेडी बता दीजिए। एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्रनाम से, चाहे सूर्य सहस्रनाम से, आपको शालिग्राम भगवान का तुलसी अर्चन करना चाहिए। 1000 तुलसी के पत्तों का व्यवस्था करके रखिएगा। दशमी वाले दिन, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, दशमी वाले दिन तोड़ करके व्यवस्था करके रखिएगा। और एकादशी को हर तुलसी पत्ते को विष्णु जी के एक नाम से अभिमंत्रित करना है। यानी एक तुलसी का पत्ता हाथ में लीजिए, विष्णु जी का नाम लीजिए और शालिग्राम जी पे चढ़ाइए। पूरा विष्णु सहस्रनाम, यानी 1000 तुलसी पत्ता तो 1000 विष्णु जी का सहस्रनाम से नाम से शालिग्राम भगवान का अर्चन करिए। एकादशी को अगर ये काम कर लेते हैं, आने वाला 11 साल आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। भगवान नारायण आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, वैभव आपको प्रदान करेंगे। आचार्य जी, आपने बहुत सारी महाकाल को लेकर रेमेडीज तो बता दी। एक रेमेडीज और जान लेते हैं महाकाल से जुड़ी। बहुत सारे लोगों को रहता है कि यार लव मैरिज नहीं हो पा रही, जिससे प्यार करते हैं उससे विवाह नहीं हो पाता, रुकावटें आ जाती हैं। कोई है आपके पास ऐसी रेमेडी महाकाल की? आपकी शादी हो गई क्या? ऐसा रहने दीजिए। अच्छा, रहने दीजिए, अपने लिए पूछ रहे क्वेश्चन। बता देता हूँ। देखिए, लव मैरिज करना है, मनचाहा विवाह करना अगर चाहते हैं तो एक काम करेंगे। लाल रंग का जो हिबिस्कस का फूल आता है, उड़हुल का फूल जो माँ काली को चढ़ता है, वो फूल लीजिए और कनेर का, पीले कनेर का पुष्प ले लीजिएगा। दोनों लेकर के शंकर जी के मंदिर में जाइए और दोनों फूलों के ऊपर आप अपने रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से, रोली जो कुमकुम कहते हैं लाल रंग वाला, उसको लगाइए। लाल फूल पे भी लगाइए और कनेर फूल पे भी लगाइए। कनेर का फूल चढ़ाइए आप शंकर जी के सामने। अच्छा। जो दक्षिण की तरफ जहां माँ भगवती बैठती है वहां चढ़ाइए। और लाल वाला जो पुष्प है उसको चढ़ाइए शंकर जी के अपोजिट साइड, यानी माँ अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से ऐसे जल गिरता है वहां पर उस फूल को चढ़ाइए। और चढ़ा करके शंकर जी से प्रार्थना करिए कि फलाना व्यक्ति से आपका विवाह करवा दें, आपका मैरिज शंकर जी सुनिश्चित कर देंगे। इसके साथ एक और बात मैं बता देता हूँ। इंटर कास्ट मैरिज को लेकर के बहुत परेशानी होती है लोगों को। था मेरा सवाल है, इंटर कास्ट मैरिज करें ना करें। तो मैं बता दूं, इंटर कास्ट मैरिज जो है इतिहास में होता रहा है। ऋषि पराशर मुनि जी का पहला एक विवाह होता है मत्स्य गंधा के साथ, गंधर्व विवाह। मत्स्य गंधा बाद में बन जाती है सत्यवती, संतान होता है वेद व्यास, और वेद व्यास रचते हैं महाभारत जी। यहाँ पे लोग कहते हैं वर्ण संकरता एक चीज होती है, लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान देना होगा कि पुरुष का चाहे वर्ण, चाहे पुरुष का कास्ट प्रबल होना चाहिए या उसकी साधना प्रबल होना चाहिए। ऋषि विशर्वा और कैकसी, राक्षसी कैकसी ऋषि विशर्वा का विवाह होता है, संतान उत्पन्न होता है रावण। अपने सारे कुल और खानदान को भी तार देता है। और वर्ण संकर अगर रावण होता तो जब भगवान राम जी रामेश्वरम शिवलिंग का स्थापना कर रहे थे
तो जामवंत जी से पूछा गया था कि इस पूरे पृथ्वी पर इस त्रेता युग में कौन सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। त्रेता के समय के बड़े बड़े ऋषि महर्षि का नाम नहीं लिया गया, बोला गया सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण तो रावण है, और रावण ही रामेश्वरम शिवलिंग का स्थापना करवाएंगे। रावण अगर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, जबकि वो 2 जातियों का विवाह से बने हुए ब्राह्मण है, पिता ब्राह्मण माता राक्षसी शूद्र, 2 जातियों के विवाह से बने हुए रावण, और इतना बड़ा उपाधि उनको मिला कि धरा पे त्रेता के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रावण। जबकि कलयुग में भी अभी अगर देखा जाए तो वर्ण संकर को पीछे हटा दिया जाता है, और जितने अलग अलग आचार्य आदि हैं उनको सामने ले आया जाता है कि उनको श्रेष्ठ बताया जाता है। श्रेष्ठता का दूसरा मायना है, क्योंकि प्रकृति दूसरे तरीके से काम करती है। तो इंटरकास्ट हुआ है पहले भी, अगर किसी को इंटरकास्ट के लिए दलील चाहिए हो तो मेरे से ये बातें आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई इंटरकास्ट हुआ है इतिहास में, और इंटरकास्ट का रिजल्ट भी अच्छा है। इंटर रिलीजन भी तो बहुत बड़ा इशू रहता है। इंटर रिलीजन ना बहुत बड़ा इशू इसलिए हो जाता है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस में दिक्कत ये आता है कि जो कन्याएं हैं चाहे जो पुरुष हैं, ये शादियां जो होती हैं तो परिवारों के बीच में शादियां होती हैं, रीति रिवाज अगर बहुत अधिक बदल जाते हैं तो फिर वो कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रह जाती। केवल लड़का और लड़की ये देखते हैं कि हमारी कॉम्पेटिबिलिटी है, बाकी लोगों की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रह जाती। इसीलिए कहते भी हैं कि पुराने जमाने में बहुत दूर दराज क्षेत्र में भी विवाह नहीं होता था। अच्छा जी, ये तो आपने इंटर कास्ट को लेकर बता दिया कि अगर किसी को शादी करनी, विवाह करना है कैसे कर सकते हैं, या लव मैरिज के लिए भी आपने बता दिया। अब लास्ट में एक सवाल मेरा रह गया था जो मैं अब आपसे आखिर में ही पूछने वाला था। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अगर आपके जेल के योग बन गए, जेल जाना पड़ रहा है आपको, तो आप जेल का खाना खा लीजिए, आप जेल नहीं जाएंगे। या आपका स्वास्थ्य खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ का पानी पी लीजिए, तो इन दोनों चीज़ों से बच जाएंगे। ये सब क्या है? उटपटांग बात है। पता है क्या है कि इससे लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचिए कि जेल का खाना, जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, वहाँ का खाना खाइएगा तो वहाँ की नेगेटिविटी आपके शरीर में आ जाएगी, आपको बार बार जेल का खाना खाना पड़ेगा। हॉस्पिटल का पानी पीजिएगा तो वहाँ की नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आपको बार बार हॉस्पिटल का पानी पीना पड़ेगा। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसको हटा नहीं रहे हैं। जहाँ आचार्यों का दायित्व बनना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर संकट आ रहा है तो भगवान का प्रसाद खा लो, फलाना विधि से पूजा करो और फिर भगवान का प्रसाद खा लो। तो यहाँ ये उटपटांग मंदबुद्धि एस्ट्रोलॉजर क्या बताते हैं कि जेल का खाना खा लो, हॉस्पिटल का पानी पी लो, जहर जाके खा लो, ये कहीं से धर्माचार्य का साइन ही नहीं है जी। आप अधर्म फैलाना चाहते हैं। प्रसाद खिलाना चाहिए आपको। धार्मिक व्यक्ति का क्या बनता है दायित्व कि प्रसाद खाने के लिए जनता को प्रेरित करिए। जेल का, कचहरी का और अनाप शनाप जगह का, शौचालय का खाना मत खिलवाइए। अब कहिएगा कि आपका शौचालय साफ से नहीं होता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो एक बार शौचालय में जाकर के खाना खा लीजिए। ये उटपटांग जो बिना मतलब का बिना हाथ पैर का जो बात करते हैं, ये सब के ऊपर तुरंत बैन लगवाइए। मतलब ज्योतिष को ज्योतिष ही रहने दीजिए, उसको मजाक मत बनवाइए। देखिए ज्योतिष में क्या हो रहा है कि जो लोग जीवन में कहीं से सक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो ज्योतिष में आ जाते हैं, वो ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं और वो मचा देते हैं धर्म की ऐसी तैसी। क्योंकि ज्योतिष में ना बहुत कैलकुलेशन का जरूरत होता है। शंकराचार्य कहते हैं हर बार, सच्चा हिंदू बनने के लिए, सनातनी बनने के लिए आपका दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अंदर इतना गणना है, आप सोचिए 12 राशि, 9 ग्रह, इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हर एक योग के 288 प्रकार बनते हैं। 144 मूल प्रकार और उसका दुगना यानी उसके वक्री अस्त को देखेंगे तो 288 प्रकार बनते हैं। इतना बुद्धि किसके पास है कि 288 योगों का, प्रत्येक ग्रह का 288 योग याद कर सके और उसको दिमाग में छापा रहे। 27 नक्षत्रों के साथ में क्या युतियां बनती हैं उसको याद कर सके। और भी बहुत सारी चीजें हैं कुंडली में, ज्योतिष में, जिसको याद कर सके। तो उतना माइंड शार्प होना चाहिए कि कुंडली सामने रखी गई और सारा कुछ बता दें। तो उतना ब्रेन शार्प नहीं है। अगर लाइफ में बाकी जगह सक्सेस कर ही नहीं पा रहे थे, ज्योतिष में कैसे सक्सेस करेंगे? ब्रेन में उतना शार्पनेस चाहिए आपके। मैं बता देता हूँ कि जब मैं अपने 7th क्लास में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जहाँ पे आइंस्टाइन ने छोड़ा था वहां से मैंने आगे बढ़ाया था उसको। अच्छा। मेरे नाम से एक रिसर्च है, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट लाइट स्पीड, और ये पब्लिश हुआ था यूरोप में जी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूरोप से पब्लिश होता है, वहाँ पब्लिश हुआ था। मैं 7th क्लास में पढ़ाई करता था और मैं भारत का यंगेस्ट रिसर्चर बना था। अच्छा। मेरे बारे में न्यूज़पेपर छपते थे,
18 की उम्र में 28 आविष्कार, जब मैं 18 साल का हुआ था तो 28 आविष्कार कर लिए थे जी मैंने। जी विज्ञान में कभी भी 98 से नीचे नंबर नहीं आते थे मेरे, मतलब वन ऑफ द टॉपर्स रहा हूँ हमेशा। जी किताबें लिखी है मैंने साइंस के ऊपर। मैंने जब बाद में धर्मशास्त्र का 7वें अध्ययन जब मैंने करा तो मैंने ये देखा कि जो साइंस है वो धर्मशास्त्र के सामने बच्चा है। पूरा का पूरा साइंस एज इट इज धर्मशास्त्र से निकला हुआ है। मैं रिसर्च करने के बाद ये सारी बातें कह रहा हूँ। जी लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, ये तक धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये चीजें देखने के बाद जब मैं अभी धर्मशास्त्र को लोगों को बताता हूँ, तो जो मैंने रिसर्च का लेवल से मैं बता रहा हूँ, तभी ये मेरी भविष्यवाणियां जो डेट के साथ जो जाती हैं वो सटीक होती कैलकुलेशन है। बिल्कुल। और कोई एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं कर रहा था डेट के साथ में? अब मेरा देखा देखी मेरे ही भविष्यवाणियों को लोग छापने लगे हैं। जब जी। से मैंने डेट के साथ भविष्यवाणियां करने लग हाँ। गया मैं, तब से एस्ट्रोलॉजर आगे डेट के साथ करने के लिए। मेरे हाथ में ये शक्ति यंत्र होता है मेटल का, और भी एस्ट्रोलॉजर देख रहा हूँ नया नया धातु लेकर के पहुंच रहे हैं मीडिया के अंदर में। ये सब जो चीजें शुरू हुई हैं ये उसके बाद शुरू हुई हैं। देखा देखी लोग बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे हैं। हाँ। तो ये ट्रेंड लाया मैंने। और मैं वही कहता हूं कि जिसको भी ज्योतिष में आना है तो सबसे पहले अपना एकेडमिक्स बहुत मजबूत करो, अपना माइंड को बहुत ज्यादा शार्प करो। पता है, हवन करवाते हैं ज्योतिषाचार्य, अगर हवन गलत मुहूर्त में करवा दिया तो अगले का काम बनने के बजाय उसके जीवन में और काम खराब होने लग जाएगा, आदमी बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल। धर्मशास्त्र में कहते हैं कि अग्नि का वास निकाला जाता है, उसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है कि अग्नि पृथ्वी में है, आकाश में है या पाताल में है। पृथ्वी में निकालने के लिए आपको तिथि के अंदर एक जोड़ करके, वार संख्या जोड़ के 4 से भागा दे करके आपको देखना पड़ता है कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, और उसके अनुसार डिसाइड होता है कि पृथ्वी पे अग्नि है कि आकाश में है, पाताल में। अगर अग्नि पाताल में निकली ना, हवन करने वाले व्यक्ति के ऊपर मृत्यु तुल्य संकट आ जाता है। और अग्नि अगर आकाश में है तो हवन निष्फल है, कोई काम ही नहीं करेगा, आप कितना पूजा पाठ करवा लीजिए। अगर अग्नि पृथ्वी पर है तभी हवन काम करता है। शिव जी का जो रुद्राभिषेक करते हैं उसमें भी कैलकुलेशन से मुहूर्त निकलता है। अगर आपको मुहूर्त निकालना नहीं आता है, आपकी मैथमेटिक्स वीक है, आपका साइंस वीक है, आप ज्योतिष में अगर कुछ भी हेर फेर कर रहे हैं, मैं बता दूं यजमान ने आपको पैसा दिया इस भरोसे से कि आपको ज्ञान है, आप उनका संकट हर लेंगे। भगवान वो बात देख रहे हैं, आपको पता है आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन संकट तो अगले का हर लिया जाएगा। संकट अगले के ऊपर से थोड़ा तो कमेगा जी। लेकिन आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर वो संकट बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आ जाएगा। तो खुद बर्बाद होंगे, अपने बच्चों को भी बर्बाद कर देंगे, उनका भविष्य आप खतरे में डाल रहे हैं ज्योतिष में आकर के। बढ़िया है अगर ब्रेन शार्प है तो ज्योतिष में आइए, शार्प नहीं है कुछ और बिजनेस कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, ज्योतिष को हाथ मत लगाइएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। आपके अंदर वो पात्रता होना चाहिए उस चीज को ग्रहण करने का। अगर वो पात्रता नहीं है, इस फील्ड से दूर रहिए। बहुत शानदार। आखिर में जो द पॉडकास्ट रूम के व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देखने सुन रहे हैं आपको, उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज। पॉडकास्ट रूम के जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि पेन पेपर लेकर के पूरे वीडियो में बताए गए सारे रेमेडीज को नोट डाउन करिएगा और नंदी महाराज की सेवा करिएगा। नंदी महाराज, क्योंकि अगर भविष्यवाणियों की बात हो रही है तो भविष्य पता है कौन संभालते हैं? नंदी महाराज जी। नंदी महाराज की अगर आप सेवा करते हैं, नंदी जी की सेवा करते हैं, तो शिव जी को सीधा आपके सपनों का वाहक वही हैं। तो शंकर जी को सीधा आपके सपने पहुंचते रहेंगे, जो आप चाहते हैं वो नंदी जी आपको प्राप्त करवाएंगे। गौ माता वर्तमान सुरक्षित कर देती हैं और नंदी जी भविष्य सुरक्षित कर देते हैं। पूरे गौवंश का सेवा करना शुरू करिए, आप देखेंगे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। और पॉडकास्ट में बताए हुए सारे पॉइंट्स पर आप अमल करेंगे, और जितने भी डेट्स बताए गए हैं, जब बोला गया है खतरा आ सकता है, उस समय उन डेट्स को वो एक्शन नहीं लेंगे जिस डेट पे खतरा का संकेत मैंने दिया है। बिल्कुल, एक एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो बातें बताई गई, जो तारीखें दी गई हैं, उन पर जब आपने यकीन कर लिया तो आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला था और हमने कैसे उस चीज़ को संभाल लिया। क्योंकि अब से पहले भी जितने पॉडकास्ट करे हैं आचार्य जी ने, वो भविष्यवाणियां सटीक हुई हैं, डंके की चोट पर बातें की जाती हैं। और इस पॉडकास्ट में भी हमने वही बातें करी हैं जिससे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, आप अपने जीवन को सही राह पर लेकर आएंगे और जो परेशानियां होंगी उन्हें आप पहले से ही रोक पाएंगे। आचार्य जी से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप कनेक्ट करके अपने जीवन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी इस पॉडकास्ट में जाते मैं एक भविष्यवाणी छोटा सा देना और जी बिल्कुल बिल्कुल। 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में बंगाल में जबरदस्त हड़ताल मचता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे नोएडा के अंदर अभी लेबर्स यूनियन का स्ट्राइक देखने के लिए मिला था, तोड़फोड़ देखने के लिए मिला था। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में भी भारी विद्रोह और विरोध उस समय दिखाई पड़ता है। 16
जून से 14 जुलाई के बीच में, और ठीक 15 जुलाई के बाद 12 अगस्त से पहले महाराष्ट्र में बड़ा दंगा दिखाई पड़ रहा है, बड़ा अग्निकांड दिखाई पड़ रहा है, आग का तांडव दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ में दिल्ली के अंदर अगर आपके रिश्तेदार रहते हैं उनको सूचित कर दीजिएगा। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में आपको पब्लिक प्लेसेस पर जाना अवॉइड करना है। सेंसिटिव समय है ये, किसी प्रकार का कोई हमला होने का, किसी प्रकार का कोई विस्फोट होने का बहुत प्रबल योग है। अग्निकांड का प्रबल योग बनता है 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र में इस प्रकार से बनता है। भारत का जो केंद्र है, भारत का जो सीपीयू है, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ योग बनता है। जो पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो, सिनेमा घरों में जा रहे हो, अनावश्यक मॉल में जा रहे हो, अवॉइड करिएगा, काम से काम रखिएगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आइएगा, और जितना हो सके पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करिएगा। अपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के इस क्लिप को डालिए ताकि आप अपने परिवार वालों को एटलीस्ट इन्फॉर्म करें कि ज्योतिष मत ये कहता है। बाकी डिसीजन लेना आप अपने आपके विवेक के ऊपर है। बिल्कुल, तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।